पिछली क्लास में हमने भ्रूण के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि देखा था कि किस प्रकार से युग्मनज से किस प्रकार से जाइगोट से परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। इस क्लास में हम बीज के परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि बीज एक निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं। बीजांड कैसा होना चाहिए? निषेचित। बीजांड निषेचित होना चाहिए। निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं। बीज कहते हैं। और बीज में देखते हैं कि बीज निषेचन से पूर्व बीजांड किस प्रकार से होता है और निषेचन के पश्चात बीज के निर्माण में कौन से परिवर्तन आते हैं। निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व अवस्थाएं और निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात की अवस्थाएं। निषेचन से पूर्व बीजांड में, निषेचन से पूर्व ये बाह्य अध्यावरण, ये आंतरिक अध्यावरण बीजांड में, निभागीय क्षेत्र, अंडाशय भित्ति, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार, भ्रूण कोश, प्रतिमुखी कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, साई कोशिकाएं, अंड कोशिका, निभाग, ये कौन सा भाग है? निभाग, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण दो प्रकार से, बाह्य अध्यावरण और सेकंड है, दूसरा है आंतरिक अध्यावरण। आंतरिक या अंत्य अध्यावरण। अध्यावरण द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ये दो नीचे वाली साई कोशिका, साई कोशिका और बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, अंडाशय, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति। और ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऊपर अंडाशय, अंडाशय। निषेचन की प्रक्रिया से पूर्व की यह स्थिति होती है कि बीजांड इस प्रकार से होता है। ये बीजांड का है। निषेचन की स्थिति से पूर्व बीजांड काय। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात देखते हैं कि एक निषेचित अंडाशय हमेशा एक फल का निर्माण करता है। निषेचित अंडाशय द्वारा फल निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और निभागीय क्षेत्र की कोशिकाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इनके उत्तक परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उत्तक परिपक्व हो जाते हैं। उत्तक परिपक्व हो जाते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं अपहासित हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अपहासित हो जाती है। और अध्यावरण बीजांड अध्यावरण बीज अध्यावरण का निर्माण कर देती है। अध्यावरण द्वारा बीजावरण का निर्माण हो जाता है। बीज पर सामान्यतः दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। बीज पर दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, बाह्य बीजचोल और आंतरिक बीजचोल। पेस्टा और टेगमन। बाह्य बीजचोल
टेस्टा और आंतरिक बीज चोल को टेगमेन कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। बाह्य बीज चोल, बाह्य बीज चोल और अंत्य बीज चोल, आंतरिक बीज चोल टेगमेन, टेस्टा और टेगमेन। और द्वितीय केंद्रक से भ्रूणपोष, द्वितीय केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अंडकोशिका, अंडकोशिका से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये भ्रूण प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था धारण कर लेता है। और जैसे ही प्रसुप्त अवस्था के बाद में अनुकूल परिस्थितियां आती है तो अंकुरण हो जाता है, इस भ्रूण का अंकुरण हो जाता है और नए पादप का निर्माण कर लेता है, प्रसुप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। शाही कोशिकाएं देखते हैं कि शाही कोशिकाएं अपहासित हो जाती है, अपहासित हो जाती है। और बीजांड द्वार की कोशिकाएं परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और एक छिद्रनुमा बीज में एक छिद्रनुमा संरचना का निर्माण करती है, बीज में एक छिद्रनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिससे ऑक्सीजन व जल का आवागमन आसानी से हो सके है और बीज अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, बीज अंकुरण में सहायता प्रदान करता है। और बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में बदल जाता है, बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में बदल जाता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण कर लेती है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण कर लेती है, जिसे छिलका कहते हैं, अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण कर लेती है, जिसे छिलका कहते हैं। और अब बचा बीजांडकाय में अधिकांश पादपों में तो बीजांडकाय का उपयोग भ्रूणपोष के परिवर्धन में हो जाता है, कुछ पादपों में बीजांडकाय का उपयोग भ्रूणपोष के परिवर्धन में ना होकर बीजांड के चारों ओर एक परत पाई जाती है, भ्रूणपोष के चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेती है, या बीजांड के चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष के चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि काली मिर्च और चुकंदर में परिभ्रूणपोष पाया जाता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है निषेचन, मतलब बीज के परिवर्तन में नेक्स्ट हेडिंग है परिभ्रूणपोष में देखते हैं कि अधिकांश पादपों में तो बीजांडकाय का यूज हो जाता है, भ्रूणपोष निर्माण में इसका यूज हो जाता है। कुछ पादपों में बीजांडकाय का यूज, एक परतनुमा बीजांडकाय भ्रूणपोष के चारों ओर, कोश के चारों ओर एक परतनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है, परत बना लेती है, जिसे इस परत को ही परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। और परिभ्रूणपोष के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, इनके उदाहरण हैं काली मिर्च और चुकंदर, चुकंदर में परिभ्रूणपोष पाया जाता है, चुकंदर और काली मिर्च में परिभ्रूणपोष पाया जाता है। अब देखते हैं कि कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल परत पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं। कुछ पादपों में बीजांड के
कुछ पादपों के बीजांड के चारों ओर एक मांसल परत पाई जाती है जिसे एरिल कहते हैं। एरिल सामान्य हम देखते हैं कि लीची होती है ना, लीची उसमें खाने योग्य पदार्थ सिर्फ वो एरिल ही होता है। लीची में खाने योग्य पदार्थ एरिल ही होता है। एरिल नेक्स्ट हेडिंग है हमारी छोटी एरिल। एरिल देखते हैं कि कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल परत पाई जाती है जिसे एरिल कहते हैं। मांसल परत को ही एरिल कहते हैं। बीजांड है, ये बीजांड के चारों ओर एक मांसल परत, बीजांड के चारों ओर ये मांसल परत पाई जाती है, इसे ही एरिल कहते हैं। लीची व स्ट्रॉबेरी, लीची या स्ट्रॉबेरी में देखते हैं कि खाने योग्य भाग, लीची या स्ट्रॉबेरी में खाने योग्य भाग एरिल ही होता है। खाने योग्य भाग एरिल ही होता है। और कुछ पादपों में यूफोर्बिएसी पादपों में बीजांड के चारों ओर बीजांड के बीजांड द्वारीय सिरे पर सफेद संरचना पाई जाती है, सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। ये देखते हैं ये अरंडी में पाई जाती है, सफेद रंग की संरचना अरंडी में पाई जाती है। केरनकल, इसे केरनकल कहते हैं। केरनकल देखते हैं कि कुछ पादपों में यानी यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में एक बीजांड द्वारीय सिरे पर सफेद संरचना पाई जाती है। कौन से रंग की? सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। ये संरचना किस में पाई जाती है? अरंडी में पाई जाती है। अरंडी में ये संरचना पाई जाती है जिसे केरनकल कहते हैं, केरनकल कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ओपर्कुलम। देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारीय सिरे पर पलकनुमा संरचना पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारीय सिरे पर पलकनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वारीय सिरे पर पलकनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ही ओपर्कुलम कहते हैं। अब देखते हैं कि बीज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। बीज प्रकार देखते हैं भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोष युक्त और भ्रूणपोष के बिना। भ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। बीज के प्रकार, बीज दो प्रकार का होता है। उपस्थिति भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर देखते हैं तो बीज दो प्रकार के होते हैं। बीजों के प्रकार भ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। इनमें एक भ्रूणपोषी बीज में इसमें भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के परिवर्धन में हो जाता है।
भ्रूणपोष का यूज उपयोग भ्रूण परिवर्धन में हो जाता है। भ्रूण परिवर्धन में हो जाता है, जबकि भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हो पाता है। क्या कि संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण परिवर्धन में नहीं होता है। और इनमें बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है। बीज के साथ भ्रूणपोष नहीं होता है, और इनमें बीज के साथ भ्रूणपोष उपस्थित होता है। बीज के साथ भ्रूणपोष युक्त होते हैं, वो रहित होते हैं, कोष उपस्थित होता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में एक भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, और इनके एग्जाम्पल है अधिकांश एक बीजपत्री पादप, मैक्सिमम एक बीजपत्री पादप, अधिकांश एक बीजपत्री पादप। इनके द्विबीजपत्री पादपों में मटर, मूंगफली और चना। मटर, मूंगफली, चना, और इनके उदाहरण गेहूं, बाजरा, अरंड। इनमें भ्रूणपोष युक्त बीज पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि भ्रूणपोष बीज के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बीज के कार्य, कि बीज के क्या क्या कार्य, यूज, कार्य या महत्व। बीज के कार्य या महत्व। बीज का निर्माण सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए यह आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होता है। बीज का निर्माण निषेचन की प्रक्रिया द्वारा होता है। निषेचन की प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए यह आनुवंशिक विविधताओं के लिए इंपॉर्टेंट। आनुवंशिक विविधताएं विद्यमान होती हैं, इनमें उपस्थित होते हैं। आनुवंशिक विविधताएं विद्यमान होती हैं, और बीज कृषि के लिए कृषि का आधार है। बीज कृषि का आधार है। बीज कृषि का आधार है। बीज का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। जैसे हम गेहूं, बाजरा की रोटी खाते हैं, ये बीज है। बीज का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। खाने के लिए किया जाता है। बीज के अंदर कुछ बीजों में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको प्रोटीन के लिए खाते हैं। जैसे चिया सीड्स हो गए, आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, इनको खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बीजों का भंडारण। अब देखते हैं कि बीजों के भंडारण के लिए क्या आवश्यक है। बीजों के भंडारण में देखते हैं कि बीजों के भंडारण के लिए बीजों को पहले निर्जमीकृत किया जाता है। इनको निर्जमीकृत का मतलब होता है कीटाणुओं से मुक्त करना। इनको कीटाणुओं से मुक्त करके इनको लंबे समय तक रखा जा सकता है। इनका भंडारण तभी तक किया जा सकता है जब तक इनकी प्रसुप्तावस्था है। और जैसे ही इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, वातावरण और तापमान मिलता है, ये अंकुरण करके नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। बीज भंडारण के लिए बीजों को निर्जमीकरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है।
बीज के महत्व में बताते हैं। बीज के देखते हैं, बीज के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है। बीज के ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है जिससे भ्रूण का संरक्षण किया जाता है। बीज के ऊपर उपस्थित आवरण से बीज का संरक्षण किया जाता है। बीजावरण द्वारा भ्रूण का संरक्षण किया जाता है। और बीज का उपयोग देखते हैं कि बीज अब नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी बीज का जीवन काल। बीज का जीवन काल में देखते हैं कि बीज परिपक्व अवस्था से प्रसुप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। प्रसुप्त अवस्था से उनके अंकुरण तक का काल है। प्रसुप्त अवस्था से बीजों के अंकुरण तक का काल बीजों का जीवन काल कहलाता है। प्रसुप्त अवस्था से अंकुरण तक का समय बीज का जीवन काल कहलाता है। देखते हैं कि आर्किटिक पादप, कुछ आर्किटिक पादप देखते हैं जिनमें 10,000 वर्ष तक पादप प्रसुप्त अवस्था में रहता है और 10,000 वर्ष बाद उनका अंकुरण होता है। 10,000 वर्ष बाद अंकुरण होता है और वर्तमान में 2,000 वर्ष का प्रसुप्त अवस्था के बाद एक खजूर का अंकुरण हुआ। खजूर वृक्ष के पादप का अंकुरण हुआ है। खजूर और आर्किटिक्स पादप। और अब देखते हैं बीज के अंदर एक मतलब बीजों की संख्या के आधार पर देखते हैं बीज कितनी संख्याओं में पाए जा सकते हैं। देखते हैं कि अंजीर में और कुछ पादपों में लगभग 1,000 लघु बीजाणु बनते हैं और 1,000 बीज बनते हैं। और अंजीर में भी एक से अधिक अनेक बीज बनते हैं। आज की क्लास यही खत्म समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे फल किस प्रकार से बनता है। फल के बारे में पढ़ेंगे, सत्य फल और वास्तविक या सत्य फल और असत्य या आभासी फल के बारे में पढ़ेंगे। फलों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।